जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की है जिसकी दरिंदगी के कारण पूरा मुंबई शहर दहशत के अंधेरे में डूब गया। वैसे तो इस दुनिया में अनेकों सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने अपनी हैवानियत के चलते जुर्म की सारी हदें पार कर दी हैं। ये कहानी है 60 के दशक की, जब मुंबई शहर का अपना अलग रुतबा हुआ करता था। उस समय देश के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में मुंबई आया करते थे। वजह साफ थी कि मुंबई में लोगों को हर तरह का काम मिल जाया करता था। इतना ही नहीं, जिनके पास रहने खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे वो लोग फुटपाथ को ही अपना घर बनाकर उसी में अपनी रात गुजारने लगते थे तथा धीरे धीरे काम दाम करके अपने रहने की व्यवस्था कर लिया करते थे। लेकिन 1960 का दशक मुंबई के फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों के लिए काल बन गया। 1960 के बाद लोग फुटपाथ के नाम से ही डरने लगे थे। लोगों के इस डर की वजह को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो साइको किलर रमन राघव को भूल चुके होंगे। कई ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। 60 के दशक में ये शख्स गरीबों तथा फुटपाथ पर रहने वालों के लिए यमराज से कम नहीं था। वैसे देखा जाए तो इस हैवान के पुराने रिकॉर्ड की जानकारी पुलिस के पास नहीं है। लोगों के द्वारा पता चला कि यह हैवान दक्षिण भारत का रहने वाला था। इस हैवान का कहर पूरी मुंबई में ऐसा फैला था कि अंधेरा होते ही पूरे शहर में सन्नाटा छा जाता था। ये कहानी शुरू हुई 1968 से। 1968 में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पास पोईसर इलाके में एक मर्डर होने की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर पुलिस की टीम देखती है कि एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पता चलता है कि लाश के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था और उस धारदार हथियार के वार के कारण ही उस व्यक्ति की मौत हुई थी। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था। पुलिस ने उनको देखते ही उनका बयान लिया। उनसे पूछताछ की तो पता चला कि अंधेरा होने के कारण उस औरत को कुछ भी नहीं दिखा कि ये सब किसने और कैसे किया। पुलिस भी ये सब देखकर समझ गई थी कि काम न करने पर भी यहाँ से कोई दबाव नहीं आएगा, तो पुलिस ने भी खाना पूर्ति के लिए केस दर्ज कर लिया और केस दर्ज करके सब भूल गई क्योंकि पुलिस पर इस केस को लेकर दबाव नहीं था। अब पुलिस इस केस को क्लोज करने ही वाली थी कि तभी उनको जानकारी मिली कि उसी रात मलाड की तरफ एक और मर्डर हुआ है। जब पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची तो पता चला कि यहां भी सेम चीज हुई थी। झोपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सिर पर धारदार हथियार से बुरी तरह हमला किया गया था और उसी हमले के कारण इस शख्स की भी मौत हुई थी। ये सब एक साथ देखकर पुलिस की टीम थोड़ा सोच में पड़ी। यहां से भी पुलिस की टीम ने सभी के बयान लिए और थाने वापस पहुंच गई। थाने आकर पूरी टीम ने फिर बड़ी लापरवाही दिखाई और बिना दोनों केसों को सुलझाए ही अपनी बाकी के कामों में लग गई। पुलिस की टीम ने इन दोनों केसों को आपस में कनेक्ट करके एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। अभी सब नॉर्मल चल ही रहा था कि तभी 6-7 दिन बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के पास एक झोपड़ी में सो रहे दंपत्ति और उनके 2 महीने के बच्चे का मर्डर हो जाता है। इस घटना की जानकारी भी पुलिस को दी गई। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो वहां का सीन देखकर हैरान हो गई। यहां भी वही चीज दोहराई गई थी। कातिल ने यहां भी तीनों के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार करके तीनों को मौत के घाट उतारा था। इस मर्डर में उन दोनों केसों से एक चीज अलग हुई थी। कातिल इस बार मासूमों को मारने के बाद अपना वो धारदार हथियार और छाता वहीं उसके घर में छोड़ गया था। पुलिस ने उस घर से एक लोहे की राड बरामद की जो आगे की ओर नुकीली तथा मुड़ी हुई थी। इस केस के बाद पुलिस थोड़ा हरकत में आती है। इतना सब हो जाने के बाद पुलिस को पहले हो चुके 2 मर्डर भी याद आते हैं। उन केसों को जब पुलिस याद करती है तब तीनों केसों को आपस में कनेक्ट करती है। अब पुलिस तीनों केसों में गौर फरमाती है तो पाती है कि तीनों केसों में हत्या एक ही तरीके से की गई थी तथा मरने वाले भी सभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे। ये सब चीजें देखकर पुलिस को पहली बार लगता है कि ये सारे केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सारी चीजों का आपस में कनेक्शन देखने के बाद पुलिस उस हथियार तथा छाते को फिंगरप्रिंट के लिए जांच टीम के पास भेजती है। पुलिस को लग रहा था कि
फिंगरप्रिंट की मदद से वो आसानी से मुजरिम को पकड़ लेंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी बेकार चली जाती है, क्योंकि उस समय पूरी मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश के कारण जांच टीम को कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं। बारिश के पानी ने मुजरिम को बाल बाल बचा लिया था। इस तीसरे मर्डर ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया था। इस खौफ की वजह से पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव था। अब पुलिस ने दबाव में आकर कातिल की तलाश करनी जारी की। इधर पुलिस हरकत में आई ही थी कि तभी इस घटना के 4-5 दिन बाद ही कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में ठीक उसी तरह धारदार हथियार से एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। पुलिस लगातार कातिल की तलाश करती रहती है और कातिल लगातार एक के बाद एक कत्ल करता रहता है। इस तरह से अनेकों मर्डर हो जाते हैं, परंतु कातिल के बारे में एक सुराग तक पुलिस को नहीं मिलता है। इन सभी हो रहे मर्डर्स में कुछ चीजें एकदम कॉमन थी। पहली चीज, सारे मर्डर रात को ही हुए थे तथा सभी को किसी धारदार हथियार से ही मारा गया था। इतना ही नहीं, जितने भी लोग अभी तक मारे गए थे वे सभी गरीब तथा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे। इन सारी चीजों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन सभी हत्याओं के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ है। वो जो भी है, इनके पीछे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई सीरियल किलर है। इस सीरियल किलर का खौफ धीरे धीरे पूरी मुंबई में फैलने लगा। इस हत्यारे के डर से शाम होते ही पूरी मुंबई में सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें परिंदे भी पर नहीं मारते थे। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वहां अब धीरे धीरे सन्नाटा फैलता जा रहा था। रोज के हो रहे मर्डर से लोग दहशत में जी रहे थे। अंधेरा होते ही लोग घरों में जाकर घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। लोग अब सूरज ढलने के बाद घरों से निकलते तक नहीं थे। पुलिस लगातार अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इतनी हत्याओं के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पुलिस की ऐसी हालत देखकर लोग खुद ग्रुपों में आकर अपने मोहल्ले की रक्षा के लिए टहलने लगे। लोगों में गुस्सा बेहद बढ़ा हुआ था, जिसके कारण वो रात में दिखने वाले किसी भी अजीब शख्स की पिटाई कर दिया करते थे। लोगों के इतना चौकन्ना होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। इतनी हत्याओं के बाद भी कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि किसी ने कातिल को आते जाते तक नहीं देखा था। वो हवा की तरह आता और लोगों को मारकर हवा की तरह गायब हो जाता। इतनी सारी हत्याओं के बाद जब इस शख्स का कोई सुराग नहीं मिला तो पूरी मुंबई में ये अफवाह फैल गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मायावी तथा तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, जो भेष बदल कर आता है और लोगों को मारने के बाद भेष बदल कर ही हवा में गायब हो जाता है। पुलिस की नाकामी के कारण इन सारी चीजों को और भी मान्यता मिली, जिसके कारण मुंबई के कमिश्नर के ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का जोर डाला गया। जब पुलिस हर तरह से कोशिशें करके हार गई तो मुंबई के कमिश्नर ने ये केस सीधे सीआईडी को दे दिया। जैसे ही ये केस सीआईडी को मिला, सीआईडी ने तुरंत अपनी एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम के लीडर थे डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी। डीसीपी कुलकर्णी उस समय के सबसे यंग डीसीपी थे। जब ये केस डीसीपी कुलकर्णी को दिया गया तो पूरे सीआईडी स्टाफ ने इस बात का विरोध किया कि डीसीपी कुलकर्णी अभी सीआईडी को ज्वाइन किए हैं, तो उन्हें ये केस नहीं मिलना चाहिए। तमाम विरोधों के बाद भी ये केस उन्हीं को दिया गया। केस मिलने के बाद डीसीपी कुलकर्णी ने अपने रात दिन एक कर दिए और डीसीपी कुलकर्णी ने अपने अंडर पुलिस की एक बड़ी सी टीम बनाई और सभी को चप्पे चप्पे पर ड्यूटी पर लगा दिया। अब 24 घंटे पुलिस वाले जगह जगह गश्त करने लगे। इतना सब करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी पुलिस को कोई सुराग तक नहीं मिला था। इसी बीच पुलिस के एक इंस्पेक्टर, जिनका नाम था विनायक राव वाकाटकर, उन्होंने डीसीपी कुलकर्णी को मिलकर बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले भी ठीक इसी तरह की घटनाएं हो रही थी। उस वक्त ये सभी घटनाएं मुंबई के बाहरी इलाकों में रह रहे गरीब लोगों के साथ हुई थी। उस समय भी इसी तरह से गरीब लोगों को सोते समय मारा गया था। उस समय टोटल 9 लोगों की मौत हुई थी। उस समय भी कातिल इसी तरह से लोगों को सोते हुए मौत की नींद सुला दिया करता था। इंस्पेक्टर वाकाटकर ने बताया, हो न हो जरूर उस वक्त के हमलों और अभी के हमलों में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इंस्पेक्टर वाकाटकर ने बताया कि मैं उस वक्त मुलुंड पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। जब मुझे इन घटनाओं की जानकारी मिली तो मैंने घटना स्थलों में 24 घंटे पेट्रोलिंग जारी करवा दी। इंस्पेक्टर वाकाटकर ने बताया
एक रात जब मैं उन इलाकों में गश्त लगा रहा था, तभी मैंने उस इलाके में देखा कि एक बेखौफ लंबा चौड़ा आदमी टहल रहा था। इस इंसान को ऐसे बेखौफ देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त सभी लोग खौफ के कारण अंधेरा होते ही घरों के अंदर कैद हो जाया करते थे। उस बेखौफ आदमी को ऐसी कंडीशन में भी रोडों में अकेले घूमता देख मुझे उस पर शक हुआ। मैं पूरी टीम के साथ उसके पास गया और उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम रमन राघव बताया। नाम पूछने के बाद मैंने खुद उसकी तलाशी ली, तो उसके पास एक डायरी मिली। उसकी डायरी भी उसकी तरह बेहद अजीब थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। डायरी को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर वाकाटकर का शक उस पर और भी बढ़ गया, जिसके चलते वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस बेखौफ शख्स की जब इंस्पेक्टर वाकाटकर ने हिस्ट्री निकाली, तो वो और भी हैरान हो गए, क्योंकि वहां पता चला कि इसके एक नहीं अनेकों नाम हैं, जैसे अन्ना तलवई, सिंधी तलवई और तंबू। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिन्नीवली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये बचपन से ही बदमाश टाइप का इंसान था। इसने 20 साल तक अपने गांव में ही चोरी चकारी की। 20 साल का होने के बाद ये अपने गांव से भागकर मुंबई आ गया था। मुंबई आकर इसने कुछ दिनों तक एक मिल में नौकरी की तथा शराफत के साथ जिया, लेकिन इसकी पुरानी चोरी चकारी की आदत नहीं छूटी और अपनी इसी आदत के कारण ये कई बार पुलिस के हाथ भी आया। पुलिस ने इसको पकड़कर सीधे जेल भेज दिया। जेल में इसने अपनी पूरी सजा काटी। जेल की सजा काटने के बाद भी ये दरिंदा नहीं सुधरा। इसने बाहर आकर अनेकों चोरी और डकैतियां की। अपनी इन आदतों के कारण उसे 5 साल की सजा मिली। उसने अपनी 5 साल की सजा भी जेल में काटी थी और उसे इन सब का कोई भी अफसोस नहीं था। ये सारी चीजें जानने के बाद इंस्पेक्टर वाकाटकर ने रमन राघव से 9 कत्लों के बारे में पूछा, लेकिन राघव ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस के सारे शक सिर्फ राघव पर थे, तो उन्होंने राघव को हर तरह से टॉर्चर किया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब पुलिस उसका मुंह नहीं खुलवा पाई, तो उन्होंने अंत में हार मानकर राघव को मुंबई से 2 सालों के लिए तड़ी पार कर दिया और उससे कहा कि अगर वो 2 सालों तक कहीं भी मुंबई में दिखा तो उसे सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये सभी चेतावनियां देने के बाद राघव को मुंबई से बाहर भगा दिया गया। इंस्पेक्टर वाकाटकर ने बताया कि राघव को मुंबई से भगाते ही मुंबई में हो रही कत्लों का सिलसिला भी रुक गया था और फिर 2 सालों तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। अब पूरे 2 सालों बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। डीसीपी कुलकर्णी रमन राघव की ये कहानी सुनकर समझ चुके थे कि रमन राघव फिर से मुंबई आ चुका है। ये सभी हत्याएं भी वही कर रहा है। डीसीपी कुलकर्णी ने बिना देरी किए रमन राघव के सारे पुराने रिकॉर्ड मंगवाए और उसकी फोटो, फिंगरप्रिंट भी निकलवाए। फिर बिना देर किए रमन की फोटो सभी पुलिस स्टेशनों में भिजवा दी गई। फोटो भेजने के साथ ये मैसेज भी भिजवाया गया कि ये आदमी जहां कहीं भी दिखे इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मैसेज के मिलते ही पूरी पुलिस टीम रमन राघव की तलाश में जुट गई। अभी उस शैतान की तलाश जारी ही थी कि तभी उस शैतान ने मलाड के चिंचोली में 2 लोगों का मर्डर और कर दिया। इस हत्या की खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की एक टीम घटना स्थल में तुरंत पहुंची। वहां जब उन्होंने सभी जगह की तलाशी ली, तो उन्हें वहां कातिल के फिंगरप्रिंट मिल गए। ये फिंगरप्रिंट मिलते ही जब उन्हें रमन राघव की पुरानी फाइल के फिंगरप्रिंट से मैच किया गया, तो वो दोनों सेम निकले। फिंगरप्रिंट के मैच होते ही ये कंफर्म हो गया था कि इन सभी हत्याओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि शैतान रमन राघव ही है। कातिल का पता तो चल चुका था, लेकिन कातिल फरार था। अब पुलिस की पूरी टीम रमन राघव की तलाश में जुट गई। मुंबई के हर पुलिस वाले के पास केवल एक ही मकसद था, वो था रमन राघव का किसी भी हाल में पकड़ा जाना। हर पुलिस वाले के हाथ में रमन राघव की तस्वीर थी। वो लगातार बस उसी की खोज में जुटे हुए थे। पुलिस की इतनी मशक्कत के बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पुलिस की टीम ने एक बार भी हार नहीं मानी। एक बार पुलिस रमन राघव को ढूंढते हुए पोईसर के बाहर पहुंच गई। वहां भी वो लगातार सभी को रमन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे थे। ऐसे ही पूछते पूछते पुलिस वाले एक महिला के पास पहुंचे। उस औरत का नाम मंजुला बाई दालवी था। जब पुलिस ने उस औरत को रमन की फोटो दिखाई, तो वो फोटो देखते ही उसे पहचान गई और वो बड़े ही आराम से बोली, हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये तो अन्ना है। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने इसे लास्ट टाइम कब देखा था? तो वो बोली, मैंने आज सुबह ही इसे देखा था। मंजुला का ऐसा बयान सुनकर पुलिस टीम ने चैन की सांस ली। पुलिस ने बिना देर किए रमन का पता उससे पूछा, तो उसने कहा, मुझे उसका कोई पता नहीं मालूम है।
आज कई दिनों बाद मैंने खुद उसे यहाँ देखा था। अब पुलिस ने तुरंत रमन के हुलिये के बारे में उस औरत से पूछा तो वो बोली उसने शर्ट, हाफ पैंट और जूते पहने हुए थे। उसके हाथ में एक छतरी भी थी। अब पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना हो गई थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें एक सुराग मिला था। पुलिस वायरलेस के जरिए सभी पुलिस स्टेशनों में रमन राघव की खबर पहुंचा देती है। उन्हें बस कैसे भी वो शैतान चाहिए था। पुलिस की पूरी टीम सभी जगह की तलाशी पूरे दिन और रात लेती रही। इतना सब करने के बाद भी राघव पुलिस के हाथ नहीं लगा। अगले दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर को राघव जैसे हुलिये का एक शख्स भिंडी बाजार के पास दिखा। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कहीं दूर से आया था। वो जहां से भी आया था वहां तेज बारिश हुई थी, क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे तथा उसके जूते कीचड़ में सने हुए थे। इंस्पेक्टर को शक था कि वो रमन है, परंतु वो कंफर्म करना चाहते थे कि वो सच में रमन है या नहीं। जब इंस्पेक्टर उसके पास गए तो देखा कि उसके कपड़ों पर खून के छींटों के निशान पड़े थे। जब इंस्पेक्टर ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास अजीबोगरीब सामान था, जैसे 2 कंघे, 2 कैंचियां, 2 चश्मे, लहसुन, चाय पत्ती, 2 कागज के टुकड़े जिनमें कोई नंबर लिखे हुए थे। ये सब देखकर इंस्पेक्टर सीधे उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो बताता है कि मेरा नाम सिंधी तलवई है। इंस्पेक्टर को तुरंत याद आता है कि रमन के कई नाम थे, उनमें सिंधी तलवई भी उसी का नाम था। नाम जानते ही इंस्पेक्टर उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो उनका बिना कोई विरोध किए ही पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सभी को ये जानकारी दी जाती है कि रमन राघव पकड़ा जा चुका है। ये खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच के लोग भी वहां आनन फानन में पहुंच जाते हैं। वहां पुलिस स्टेशन में सबसे पहले रमन के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिर बाकी हत्या वाली जगहों से मिले फिंगरप्रिंट से उन्हें मैच करते हैं। ये सभी फिंगरप्रिंट आपस में मैच कर जाते हैं। फिंगरप्रिंट मैच होते ही सीआईडी ऑफिसर तुरंत रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज कर देते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद अब रमन राघव पुलिस की पकड़ में था। ये खबर अब पूरे देश में हवा की तरह फैल जाती है। इस खबर को सुनते ही सभी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि जब से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था तब से हर कोई घुट घुट कर जी रहा था। रमन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने एक और भी बड़ी समस्या थी कि वो कैसे उससे उसके गुनाहों को कबूल करवाए, क्योंकि जब उसने पहले लोगों के खून किए थे तो पकड़े जाने के बाद भी उसने अपना कोई भी गुनाह कबूल नहीं किया था। लेकिन पुलिस ने बिना हार माने फिर उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस ये अच्छी तरह से जानती थी कि उस पर मारपीट का कोई भी असर नहीं होने वाला है। पुलिस ने उसके साथ बड़े ही प्यार से पूछताछ की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला तो नहीं खोला। पुलिस लगातार 2 दिनों तक उससे पूछताछ करती रही, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। 2 दिनों तक वो एक भी शब्द नहीं बोला। तभी पास खड़े एक पुलिस वाले ने उससे पूछा कि उसे कुछ चाहिए हो तो वो बता दे, उसके लिए मंगवा दिया जाएगा। ये सुनते ही वो झट से बोला, मुर्गी। ये मुर्गी शब्द रमन पूरे 2 दिनों की चुप्पी के बाद बोला था। पुलिस वालों ने पास के ही एक होटल से चिकन करी की प्लेट मंगवाई और उसे दी। उसने चिकन बड़े ही चाव से खाई। चिकन की प्लेट उसने कुछ मिनटों में ही फिनिश कर दी। प्लेट खत्म होने के बाद उससे फिर पूछा गया कि और कुछ चाहिए, तो वो दोबारा फिर बोला, मुर्गी। फिर से उसे एक प्लेट चिकन दी गई। उसने फिर उसे चाट चाट कर खा लिया। फिर दूसरी प्लेट खत्म होने के बाद उससे फिर पूछा गया कि उसे और क्या क्या चाहिए। इतना पूछने पर उसने एक लिस्ट बता डाली कि उसे शीशा, कंघी, नारियल तेल और साथ में सोने के लिए एक वेश्या चाहिए। पुलिस वालों ने उसे नारियल तेल, कंघी, शीशा सब लाकर दे दिया, परंतु वेश्या के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि ये गैर कानूनी मांग थी। उसने नारियल के तेल से अपने पूरे शरीर की मालिश की और अपने बालों में भी लगाया। फिर कंघी करके खुद को बड़ी देर तक शीशे में निहारता रहा। इसके बाद उसने तेल की खुशबू की तारीफ भी की। इसके बाद वो थोड़ी देर शांत रहा। फिर पुलिस वालों की ओर मुड़ा और बोला, साहब, अब आप जो भी पूछना चाहते हो पूछो। पुलिस ने एक भी पल गंवाए उससे शहर में हो रही हत्याओं के बारे में पूछा, तो उसने बोला, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उसने अपनी कहानी शुरू से बतानी शुरू की। उसने बताया 2 साल पहले जब उसे मुंबई से भगाया गया था तो वो सीधा पुणे की तरफ चला गया था। पुणे के आसपास के गांव में मैं चोरी चकारी का काम करने लगा था। तले गांव में एक बार मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर गया। मैंने दुकान वाले से दूध की कड़क चाय बनाने को कहा, लेकिन चाय वाले ने मेरी बात नहीं मानी।
उसने मेरी चाय में दूध कम और पानी ज़्यादा कर दिया, जिसके कारण मुझे उस पर बहुत सारा गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त उसे जान से मारने का फैसला कर लिया। शाम को जब वो चाय की दुकान बंद करके अपने घर जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे लग गया, लेकिन अफसोस की बात उसी बीच वहां पुलिस आ गई और एक चोरी के इल्जाम में मुझे पकड़ लिया और पूरे 1.5 साल के लिए बड़गांव जेल भेज दिया। जब मैं 1.5 साल बाद जेल से बाहर आया तो सीधे वहां से ट्रेन पकड़कर करजत महाराष्ट्र आ गया। कुछ दिनों तक मैं करजत में ही रहा। इसके बाद मैं 1968 में बोरीवली मुंबई आ गया। बोरीवली आकर मैंने वहां अनेकों छोटी मोटी चोरियां की। एक दिन मुझे सड़क पर एक मोटरसाइकिल का हैंडल मिला। मैंने उसे उठाया और सीधे उसे लेकर एक लोहार के पास गया। मैंने लोहार से कहा कि मुझे इसे नुकीला करवाना है। मैंने जैसा हथियार बनाने को कहा, लोहार ने ठीक वैसा ही उसे बना दिया। फिर मैं मेरा हथियार लेकर अपने शिकार खोजने लगा। एक दिन मैं पोईसर इलाके में घूम रहा था, तभी मैंने पास की एक झोपड़ी में एक औरत अपना बच्चा लिए सो रही थी। उसका पति झोपड़ी के बाहर सो रहा था। झोपड़ी एकदम सुनसान जगह पर बनी थी। झोपड़ी के आसपास एकदम अंधेरा था। मैं सीधे उस आदमी के पास गया और अपने हथियार से उसके सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। मैंने उसके ऊपर तब तक वार किए जब तक वो मरा नहीं, लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर सो रही औरत जाग गई और ये सब देखकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही मैं वहां से भाग गया। वहां से भागकर मैं मलाड की ओर निकल गया। जब मैं मलाड पहुंचा तब रात के 3 बजे हुए थे। मलाड में मुझे एक आदमी झोपड़ी के बाहर सोता दिखा। मैं उसके पास गया तथा उस सोते हुए आदमी को भी मौत के घाट उतार दिया। उसको मारकर मैंने उसकी घड़ी खुद पहनी और उसके घर से टाट, छाता और झोला लेकर मलाड के जंगलों की ओर भाग गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मैं मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के पास से गुजर रहा था तो मुझे फिर एक सुनसान जगह पर झोपड़ी दिखी। मैं पीछे से सीधा झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से झोपड़ी के अंदर देखने लगा। ऊपर से मैंने देखा कि एक औरत झोपड़ी के अंदर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस औरत के गले में एक सोने का मंगलसूत्र भी था, जिसे देखने के बाद मेरा मन उस मंगलसूत्र पर आ गया। अब मुझे किसी भी हालत में वो मंगलसूत्र चाहिए था। मैं वहीं रुककर उस औरत के सोने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो औरत 4 बजे तक सोई ही नहीं। तो मैं सुबह होते ही वहां से वापस चला गया। इसके बाद अगली 4 रातों तक मैंने उस झोपड़ी के चक्कर काटे, लेकिन वो औरत हमेशा मुझे जागती मिलती थी। 5वें दिन वहां काफी बारिश हो रही थी। तब भी छाता लेकर मैं वहां पहुंचा तो पाया कि वो औरत सो रही थी। उसका पति भी उसके पास ही सो रहा था। ये सब देखकर मैं बिना देर के झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और सबसे पहले उसके पति को मारा, फिर औरत को भी मार दिया। इतने में उसका 2 महीने का बच्चा उठकर जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को रोता देख मैंने उसे भी मार दिया। सबको मारने के बाद मैं झोपड़ी के बाहर झोपड़ी का मुआयना करने गया कि बाहर किसी ने कुछ देखा सुना तो नहीं। बाहर सब नॉर्मल पाकर मैंने अपना हथियार और छाता वहीं रख दिया और फिर वापस झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने उस औरत का मंगलसूत्र उतार कर रख लिया। उसके बाद मेरी नीयत खराब हो गई तो मैं उस मरी औरत के पास लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा, लेकिन इतने में एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो मैं अपना हथियार और छाता वहीं छोड़कर वहां से भाग निकला। अगले दिन मैं मेरा हथियार और छाता लेने वहां वापस गया, लेकिन मुझे वहां वापस कुछ नहीं मिला क्योंकि वो सब पुलिस ने बरामद कर लिया था। उसके बाद मैं वो मंगलसूत्र बेचने गया तो पता चला कि मंगलसूत्र सोने का नहीं, आर्टिफिशियल है। इसके बाद मैं चिंचोली मेरे दोस्त के पास गया। वहां मैंने उससे बोला कि मुझे एक लोहे की सरिया चाहिए झोपड़ी बनाने के लिए। उसने मुझे एक लोहे की सरिया दे दी और बोला काम होने के बाद वापस कर देना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। मैं वो राड लेकर वहां से निकल गया। उस घटना के 3-4 दिन बाद मैं कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में पहुंचा तो मैंने पाया कि एक झोपड़ी के अंदर एक अकेला आदमी सो रहा था। उस दिन मैं वहां का मुआयना करके वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन वहां जाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर मैंने लोहे की राड से उस सोते हुए आदमी को मौत की नींद सुला दी। उसके बाद मैंने उसके पास से उसकी घड़ी, उसके पेन ले लिए। फिर उसकी झोपड़ी से मैंने डालडा, घी, आटा, स्टोव लेकर वहां से भाग निकला। वहां से जाकर मैंने वो घड़ी 30 रुपए में बेच दी। इसके बाद मैं पैसे लेकर उसी लोहार के पास गया और दोस्त से ली हुई रॉड को मैंने फिर हथियार की तरह बनवा लिया। फिर अपना हथियार लेकर मैं बोरीवली इलाके में टहलने लगा। एक रात एक आदमी झोपड़ी में अकेला सोता मिला। मैं झोपड़ी में घुसा
और अपने नए हथियार से उसके सिर पर वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मरे शख्स की जेब से बीड़ी और माचिस निकाली और उसे अपनी जेब में रख लिया। झोपड़ी में बना हुआ खाना खाया। उसे खाकर मैं उस झोपड़ी से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक और झोपड़ी दिखी जिसमें एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। मैं उस झोपड़ी में गया और उस औरत को अपने हथियार से मौत की नींद सुला दिया। उसे मारने के बाद जब मैंने उस औरत के ऊपर से चादर हटाई तो देखा कि वो औरत बिना कपड़ों के ही सो रही थी। यह देखकर मेरे अंदर का शैतान एक बार फिर जाग गया। फिर मैंने उस मरी हुई औरत के साथ कई बार बलात्कार किया। जब मेरा मन भर गया तब मैं वहां से उठा और झोपड़ी में रखा खाना खाया। फिर झोपड़ी में रखी चाय पत्ती लेकर वहां से भाग गया। अपने बयान में रमन ने अनेकों हत्याओं के बारे में बताया। रमन ने 2 साल पहले होने वाली सभी हत्याओं के बारे में भी बताया कि वो सभी भी उसी ने की थी। उसने बताया, लगभग मैंने 41 मर्डर किए हैं और भी हो सकते हैं, परंतु मुझे फिलहाल इतने ही याद हैं। अब पुलिस ने उससे मर्डर का मोटिव पूछा तो उसने बताया कि वो सभी गंदे लोग थे। भगवान ने मुझे इन सभी को मारने के लिए कहा था तो मैंने इन्हें मार डाला। अब पुलिस ने उससे उसके हथियार के बारे में पूछा जिससे उसने सभी को मारा था। पुलिस के पूछने पर वो पुलिस को अपने साथ आरे रोड के जंगलों में ले गया जहां झाड़ियों में उसने अपने हथियार छिपा रखे थे। उन झाड़ियों से उसने अपने हथियार निकालकर पुलिस को दे दिए। उसके बाद पुलिस ने उस लोहार और राघव के दोस्त का भी बयान लिया। सबका बयान लेकर पुलिस ने एक मजबूत केस बनाया। रमन को पकड़ने के 10 माह बाद ही कोर्ट में उसका केस शुरू हो गया। केस शुरू होते ही राघव के वकील ने उसका बचाव करते हुए कहा कि राघव मेंटली ठीक नहीं है, इसीलिए उसने ये सब किया है। मगर सरकारी वकील ने सभी बातों का जवाब बखूबी दिया। दोनों वकीलों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट के जज ने रमन को मेंटल चेकअप के लिए भेजा। डॉक्टरों ने लगातार 3 हफ्तों तक राघव का चेकअप किया और फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में भेजी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि रमन मेंटली पूरी तरह से फिट है। उसने जो भी किया है वो सोच समझ कर किया है। इस रिपोर्ट और सभी की दलीलें सुनने के बाद जज ने रमन को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद रमन का केस हाईकोर्ट गया। वहां भी उसके वकील ने उसके बचाव में उसे मेंटली डिस्टर्ब बताया। हाईकोर्ट ने सीधे साइकेट्रिस्ट की टीम बनाई और रमन को उनकी कस्टडी में भेज दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राघव क्रोनिक पेरिनाइड सिसोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी में इंसान को ये पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। ये पता चलते ही हाईकोर्ट ने रमन की फांसी को तुरंत उम्र कैद में बदल दिया। उसके बाद उसे पुणे की अरबदा जेल भेज दिया गया। उसने वहां अपनी सजा के 8 साल काटे। 8 साल बाद 1995 में किडनी फेल होने के कारण ससून अस्पताल में राघव ने अपना दम तोड़ दिया। दुनिया भर के सबसे खौफनाक सीरियल किलर में रमन राघव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज उस घटना को हुए 50 से 55 साल हो चुके हैं, परंतु आज भी जब लोग उसे याद करते हैं तो खौफ से डर जाते हैं, क्योंकि उन दिनों मुंबई में आतंक का नाम रमन राघव था। इस घटना के ऊपर अनेकों किताबें लिखी गई तथा कई फिल्में भी बनी। आज भी हमारे आसपास अनेकों सीरियल किलर हैं, बस कई दिख जाते हैं तो कई छिप जाते हैं। रमन राघव का नाम आज भी सबके अंदर दहशत पैदा कर देता है। लोगों का कहना था कि रमन राघव ना तो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था और ना ही किसी गैंग का सरगना था। वो एक ऐसा सरफिरा मनोरोगी था जिसके सिर पर खून सवार था, जिसके कारण वो निर्दोष मासूमों को मौत के घाट उतार रहा था। ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें।